ताकि हमने इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाल के रख दिया था एक साइड पे, ताकि इन्वायरमेंट सेचुरेट हो जाए इसके वेपर्स पे, और ताकि हमारा सेचुरेट क्यों हो जाए, ताकि हमारा जो क्रोमेटोग्राम है उस पे शार्प कलर्स डेवलप हो, उस पे बड़ा अच्छा क्रोमेटोग्राम और पैटर्न हमारा आ जाए फिल्टर पेपर पे। तो हमने फिल्टर पेपर पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था। साइड पे इतने में फिल्टर पेपर हम ले चुके थे। फिल्टर पेपर को हमने कट किया इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक टैंक के ऑलमोस्ट साइज थोड़ा सा छोटा, कि वो हैंग इजीली हो जाए। उसके बाद हमने बेस लाइन लगाई थी हमारी 2.5 सेंटीमीटर पे ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपना मिक्सचर जो हमारा सैंपल था, जो हमारा एनालाइट था जिसको हमने मिक्स करना था, हम बेसिकली कर रहे थे लीव्स की एक्सट्रैक्शन थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लीव्स में हमने क्या किया था, उसका ग्राइंड करके एक्सट्रैक्ट बनाया था। बात का याद रखना, जब भी आपने बनाना हो इस तरह कोई ग्राइंडिंग वाला काम करना हो लैब में, तो आप ट्राई किया करो एसीटोन के साथ करो। बहुत सारे सॉल्वेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम एसीटोन लेते हैं क्योंकि एसीटोन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, मिनट से पहले वो उड़ जाता है। तो एसीटोन प्रेफर किया जाता है। बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हो, बाकी उनकी वेपोरेशन जरा मुश्किल हो जाती है, ओवन में रखना पड़ता है उसको वेपोरेट करवाने के लिए। एसीटोन आप ऐसे ही हवा में थोड़ी देर के लिए रखोगे, खुद ब खुद वोलाटाइल हो जाता है। तो एसीटोन काफी हद तक हमारे पास वोलाटाइल नेचर का सॉल्वेंट है। तो इसलिए ग्राइंडिंग के पर्पस के लिए अगर हमें कोई सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, तो हम एसीटोन मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना स्पैचुला कैपिलरी ट्यूब ली थी। कैपिलरी ट्यूब को हमने हीट करके बड़ा प्यारा सा जेट बना दिया था उसका, और जेट की मदद से हमने 3 बार यहाँ पे स्पॉट लगाया था, और तीनों बार उसको ड्राई किया अच्छे से। आखिरी वाले को बहुत ज़्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा ड्राई करना है, ताकि सॉल्वेंट अच्छे से इवेपोरेट हो जाए। ये ना हो सॉल्वेंट हमारा कोई रिएक्टिव नेचर का हो और हम उसको यहाँ पे डालें, तो ये जो यहाँ पे सॉल्वेंट्स है दूसरे वाले, इनके वेपर्स बने होंगे ना, इन्वायरमेंट हमने सेचुरेट किया हुआ है, ये ना हो जो हमारा यहाँ से और सॉल्वेंट उड़े ना, वो थोड़ी रिएक्टिव नेचर का हो और वो इन वेपर्स के साथ रिएक्ट करके कुछ और यहाँ पे पैटर्न बना दे। तो सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने फिल्टर पेपर को हैंग कर देना है इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। हम क्या करते हैं, हम इसको लिड को साइड पे करते हैं, और क्रोमेटोग्राफी जो हमने पेपर अपना किया था उसको हम इतना डिप करते हैं कि वो सॉल्वेंट में डिप हो रहा हो उसकी लोअर साइड, लेकिन उसकी जो हमारी बेस लाइन है वो सॉल्वेंट से ऊपर हो। तो क्या हो जाएगा जी, ये जो हमारे सॉल्वेंट था, या जो हमारा मोबाइल फेज था, वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। जो आपने इसमें ध्यान देना है हैंग करते हुए, वो ये कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक हमारे पास बहुत सारे साइजेस के अवेलेबल होते हैं। ये इतने बाज का इतने छोटे से साइज का भी मिलता है आपको, बाज का इस तरह सा मतलब खुला सा होगा हो छोटा का, हर साइजेस के हैं। तो आपने पेपर हैंग करते हुए ये ध्यान देना है कि पेपर फोल्ड ना हो। बास्केट क्रोमेटोग्राफिक टैंक हमारा छोटा होता है इतना सा, और पेपर हम जरा बड़े साइज का लेते हैं, तो क्या होता है पेपर साइड से फोल्ड हो जाता है जब इसको हैंग करते हैं इससे हल्का सा। ऑल दो हमारा ये जो डॉट है वो दरमियान में लगा है पेपर के, लेकिन फोल्डिंग की वजह से सॉल्वेंट ना टेढ़ा मूव करता है। जितनी अच्छी आपकी क्रोमेटोग्राफी कब होगी, जो सॉल्वेंट जो है ना वो इक्वली ऊपर ऊपर जाए इस पेपर पे। अगर आप थोड़ा सा भी पेपर को टिल्ट कर दोगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो आपका सॉल्वेंट इधर से इधर तक आ जाएगा और इधर से ऊपर पहुंच जाओ, इधर अभी नीचे खड़ा होगा। तो जितना ज्यादा ये इस तरह एक लाइन में मूव करेगा, उतना ज्यादा हमारी पैटर्न आप देखोगे अच्छे डिवेलप हो रहेंगे। तो सबसे पहला ध्यान देना है कि बिल्कुल दरमियान में ये हैंग हो जाए और साइड से स्पेस पड़ी ही हो, फोल्डिंग ना हो बिल्कुल भी पेपर की। दूसरा, जब आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो तो ऊपर फैन बंद हो आपका। अगर आपका फैन ओपन होगा तो क्या होगा, ये हल्का हल्का हिलता रहेगा, उसकी मदद से उसकी वजह से भी आपके जो मोबाइल फेज है उसकी जो प्रॉपर मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहला काम करते हैं, पेपर को हैंग करके दोबारा लिड से कवर कर देते हैं उसको, ताकि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स एक टाइम के लिए क्लोज हो जाए। बस उसको ना भी करो तो उसको मूव नहीं करवाना। जहां पे आपने क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना है वहीं पहले ही अपना टैंक उठा के ले जाओ और पेपर हैंग करके 20 मिनट के लिए उसको साइड पे कर दो। वो उस टाइम आपने कोई कुछ नहीं छेड़ना इसको। तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट मूव करेगा मूव करेगा। जब आपका सॉल्वेंट ऑलमोस्ट बेटा जी मूव कर जाए ऑलमोस्ट 90%, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेपर है ना 90% अंदाजे से, कोई 100% नहीं है कि 92%, 90%, मतलब मैक्सिमम हिस्सा कवर हो जाए, इतना सा रह जाए, आपको दिखेगा सॉल्वेंट गीला होता है ना, आपने उसको क्या करना है उसी टाइम रिमूव कर लेना है।
जब आपका 90% ये सॉल्वेंट ऊपर मूव कर गया है, आपका 90% मोबाइल फेज मूव कर गया है, आपने इसको रिमूव कर लेना है पेपर को। तो क्या होगा जब ये रिमूव होगा, तो आप देखोगे आपकी लाइन 100, कभी भी ना आइडियल कंडीशंस में कि आप कितनी ही एहतियात कर लो, कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन गीली नहीं मिलेगी। कैसी मिलेगी? देखो इसका पैटर्न समहाउ इस टाइप का होगा, इस तरह करके कि इतनी गीली हुई हुई है, इतनी नहीं, लेकिन 90% तक हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। होगी टेढ़ी मेढ़ी ही, कभी इतनी स्मूथ प्यारी लाइन नहीं मिलती आपको। तो हमने क्या किया, आप देखोगे कि आपके कलर्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे। हम लीव्स की कर रहे थे, लीव्स के लिए हमें कुछ बाद में छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंट आपको जो स्पॉट्स हैं वो ऐसे ही दिख जाएंगे यहाँ यहाँ। और फिर आपने एक और ध्यान क्या करना है, जब ये गीला होता है, तो जहां तक हमारा ये फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइन थी, ये वाली ग्रीन वाली, तो यहाँ तक सॉल्वेंट मूव कर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या करना है, जब ये गीला होगा तो मैंने बेस लाइन जहां तक ये मूव किया है ना, आपने हल्का सा बिल्कुल साइड पे ना लेड पेंसिल से इतना सा यूं डॉट लगा लेना, इतनी सी लाइन हाथ से ये लाइन लगा लेनी हल्की सी, जब ये गीला होगा। क्योंकि बाद का जिसके हमने इसको सुखाना है, जब हम इसको सुखा देते हैं ना, उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा होता कि कितना मूव कर चुका है। तो अगर गीले पे पूरी लाइन लगाती हो तो बाज का पेपर फट जाता है, उसके फाइबर्स पेंसिल को लग जाते हैं, मसला होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब 90% सॉल्वेंट मूव कर जाए उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने छोटी सी एक डॉट लगा लेना है साइड पे कि सॉल्वेंट फ्रंट इतना मूव कर गया था। उसके बाद आपने पेपर को सुखाना है। पेपर सुखा लोगे, चाहे इसको आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, हमने उसको साइड पे रख देना है। अब एक चीज ध्यान क्या देनी है कि आपका ये पेपर है, इसको कभी भी ओवन ड्राई नहीं करना, इसको हमेशा एयर ड्राई करते हैं जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप ओवन में ड्राइंग करती हो, पेपर बहुत डेलिकेट होता है और लो क्वालिटी का फिल्टर पेपर हमारी लैब में पड़ा होता है। जब आप इसको ओवन ड्राई करते हो, इसके ऊपर ब्लैक पैचेस आ जाते हैं जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट टोटली खराब कर देते हैं। तो क्योंकि ओवन ज्यादातर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा होता है, पेपर इतना नहीं कर पाता उसको रिटेन, तो आपका जो क्या होता है, पेपर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। दूसरा, ओवन में हमारे पास और भी इतने अपरेटस पड़े होते हैं, हर एक अपना केमिकल ना ओवन में ही सुखा रहा होता है। तो क्या होता है, हर एक के केमिकल्स की हमें नहीं पता नेचर क्या होती है। तो मैं बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होंगे कि उनके वेपर्स बन रहे होते हैं। हम मकसद ये होता है ना कि सुखा दें, तो मतलब वेपर्स हैं ओवन में बहुत सारे। अगर वो वेपर्स रिएक्टिव हुए तो आपके एक्सपेरिमेंट के साथ वो क्या करेंगे, रिएक्शन शो कर देंगे इस पेज के साथ, जो ऊपर आपका रिएक्टेंट या जो भी आपने एनालाइट था और कुछ और बना खड़ा होगा। तो आप क्या करते हो, आप कभी भी पेपर क्रोमेटोग्राफी को ओवन ड्राई नहीं करती, आप हमेशा इसको ड्राई करते हो एयर ड्राई। हवा की मदद से कर लो, बास्केट बिल्कुल स्लाइड सा पंखा चल रहा होता है उसके नीचे कर लो, आपने यही करना है। अब ये सूखने में टाइम ले सकता है, बास्केट डिपेंड करता है आपने मोबाइल फेस कौन सा यूज किया था। अगर मोबाइल फेस के जो हमारे सॉल्वेंट्स थे वो बहुत वोलाटाइल नेचर के हैं, तो ये 10 मिनट में भी सूख जाएगा। बास्केट हमारे थोड़े सॉल्वेंट्स जो हैं वो कम वोलाटाइल नेचर के हैं, तो ये घंटा भी ले लेता है। जितना भी टाइम ले, व्हाटसोएवर आपने इसको सही वाला सुखा लेना है। जब ये सूख जाएगा तो आपकी लेड पेंसिल वाली लाइन यहाँ पे लगी हुई होगी। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को पूरा ले जाना है इस तरह और इसको कर लेना है सेट। उसके बाद हमारा काम होता है रिटार्डेशन फैक्टर निकालना। पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने यहाँ पे जो मेन चीज आती है वो है रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेशंस। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कर रहे हैं, हमें पता चले कि एक तो इसके अंदर कंपोनेंट्स कितने थे। फॉर एग्जाम्पल लीव्स के मैंने किए, मेरे पास 3 स्पॉट्स आए, तो मतलब मुझे पता चलता है कि लीव्स के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो मुझे लीव की क्वालिटी पता चल गई कि लीव के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। अब इन 3 कंपोनेंट्स की नेचर किस टाइप की है वो काफी हद तक मुझे रिटार्डेशन फैक्टर से पता चल जाएगा। कैसे? देखो अभी हम क्या करते हैं, ये मेरे पास क्रोमेटोग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी से मैं निकालूंगी। ये मेरी बेस लाइन, इसको हम कहते हैं, नीचे वाली थी बेस लाइन, अब वो उसका काम नहीं रहा। अब ये जो 90% तक मूव कर गई है ना, हमें इससे गर्ज है। इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। जितना 90% सॉल्वेंट मूव कर जाए उसको रिमूव कर लेना है, जहां तक वो मूव किया लाइन लगानी है। इस लाइन को फिर हम कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। हमारी बेस लाइन भी नीचे पड़ी होती है, ये इस तरह कोई नीचे फॉर एग्जांपल बेस लाइन थी, ये ऊपर तक मूव की है। थोड़ा छोटा पेपर है, इसको दोबारा कर लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा करते हैं। ये मेरा पेपर है, ये मेरा सॉल्वेंट मूव किया है फॉर एग्जांपल, ये मेरी बेस लाइन थी, बीच में कहीं 3 जगह मेरे स्पॉट्स आ गए हैं लीव्स की एक्सट्रैक्शन के। ये मुझे पता है 2.5 सेंटीमीटर पे थी। अच्छा, आपने क्या करना है, अब आपने जो भी स्पॉट आया होता है ना उसका सेंटर लेना होता है, ठीक है, उसका ये सेंटर लेना है। और इधर से इधर से इसका डिस्टेंस मेजर करना है, ये कितने सेंटीमीटर हो गया है। इसी तरह आपने हर स्पॉट के साथ यही करना है
इसका सेंटर लेना है स्पॉट का, और ये इसका डिस्टेंस मेजर करना है इस बेस लाइन के साथ। इस तरह इसका सेंटर लेना है और इसका ये करना है। अब ये यहाँ पे जो स्पॉट्स हैं बड़े प्यारे प्यारे, असल पेपर में कभी भी ऐसे स्पॉट नहीं आते बेटा जी, आप लोगों ने परफॉर्म की होगी। असल में कैसे आ रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े से ये स्पॉट आ रहे होते हैं। तो इससे परेशानी होना, इसका जो सेंटर बनेगा आप अंदाजन, जरूरी नहीं है कि अब इसका सेंटर ये भी है, छोटा सा नीचे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, आपने अंदाजन बिल्कुल सेंटर ले लेना है जो आपको आंख से लग रहा हो कि इधर से इधर का ये सेंटर बन रहा है। और आपने उसका बेस लाइन से डिस्टेंस मेजर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बेस लाइन थी, तो आपने अंदाजे से काम कर लेना है कि इसका सेंटर क्या बन रहा है, क्योंकि उसकी शेप बिल्कुल ऐसी नहीं आती। ये आइडियल कंडीशन है, शेप बहुत गंदी और बिगड़ी हुई आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, इसका सेंटर ले लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से इस ये जो आपका 90% सॉल्वेंट मूव किया था, इसका भी डिस्टेंस ले लेंगे हम इस बेस लाइन से। उसके बाद हमने क्या करना है, आरएफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आरएफ का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट, ये थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, मैं बोल देती हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट, मतलब ये जो डॉट्स हैं, ये जो मेरे सल्यूट थे ना, ये एनालाइट, आप इनको एनालाइट कह सकते हो, सल्यूट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, सैंपल कह सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, या सॉल्वेंट, सिंपल सॉल्वेंट भी कह सकते हो। तो मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस पहले लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस आया 2, इसका आया 4, इस थर्ड वाले का आया 6 सेंटीमीटर, और इस पूरी लाइन का था 8.5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आप ये कैल स्केल से मेजर कर रहे होते हो। तो मैं क्या करूंगी, आरएफ फैक्टर हर स्पॉट का अपना आएगा, ये नहीं है पूरे पेपर का एक आरएफ होता, नहीं, वो हर स्पॉट का अपना आरएफ फैक्टर। अब मैं इस स्पॉट नंबर, ये 1 है मेरे पास, ये 2 है, ये 3 है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉट 1 का अगर मैं आरएफ फैक्टर निकालूं तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 8.5, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8.5 सेंटीमीटर। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपने लिख देनी है। और इसका अक्सर यूनिट आता है, बट इज द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। तो आर एफ फैक्टर हैज नो यूनिट। देखो अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है, दोनों सेम डिस्टेंस के दरमियान की रेशियो है, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस। तो जो भी डिस्टेंस का मीटर लोगे, सेंटीमीटर लोगे, मिलीमीटर लोगे, वो आपस में कट जाएंगे, और एट द एंड आपका जो वो है यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका फॉर्मूला आया हुआ है, और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल ये देखो, इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ ताकि आपको लोगों को एग्जैक्टली एट द एंड रिजल्ट हमें क्या बताता है। जो भी आप फार्मूला अप्लाई करोगे, उसमें आपने रिजल्ट निकालना है कि वो बता क्या रहा है। तो 8.5 ये मेरे पास आया है, देखो 0.2 हम लिखते हैं इसको एग्जैक्ट, 0.235 मेरे पास आरएफ की वैल्यू आई है फॉर फर्स्ट डॉट। और मैं सेकंड स्पॉट के लिए लूंगी, तो सेकंड स्पॉट की फॉर एग्जांपल वो 4 सेंटीमीटर मूव किया था, तो मैं क्या लिखूंगी, 4 डिवाइडेड बाय 8.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आता है बेटा जी 4.8.5, ये आएगा 0.4। दूसरे की वैल्यू आई है 0.47। तीसरे की कैलकुलेट कर लो आप आर एफ फैक्टर, तो तीसरे की आएगी 6 डिवाइडेड बाय 8.5, फॉर्मूला नहीं लिख रही अब। तीसरे की वैल्यू आती है पॉइंट, ये रिमूव करने दो ताकि बात समझ आए। वही रिमूव हो गया, चलो कोई नहीं, डॉट्स तो याद है ना कहाँ कहाँ थे, दूसरा तीसरा पहला, ये लगे ही हुए हैं डॉट्स आपके। तीसरा आया है 0.705। ठीक है, अब देखो आर एफ फैक्टर बता क्या, एक तो एक और चीज याद रखनी, आर एफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। आर एफ फैक्टर कभी 1 से एक्सीड नहीं होगी। ये भी पास पेपर में मेरे टाइम पे आई थिंक सो आया था कि आर एफ की वैल्यू दी हुई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ आर एफ के नॉट बी पॉसिबल, 0.3, 0.7 ग्रेटर देन 1 कर दी थी। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू जो है आर एफ की कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट फ्रंट हमेशा ज्यादा मूव करेगा, सॉल्वेंट फ्रंट कभी भी हमेशा ज्यादा होता है, नीचे डॉट्स नीचे ही सेपरेट हो जाते हैं, तो हमेशा सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस ज्यादा होगा इन डॉट से। तो ऑब्वियस बात है लेस देन 1 आपके पास खुद ही खुद आ जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट डॉट ये थी और इसकी आरएफ वैल्यू आई है 0.2। सेकेंड डॉट ये था, इसकी आरएफ 0.4। थर्ड डॉट और ऊपर मूव किया, इसकी आरएफ आई है 0.7। तो क्या शो कर रहा है, जितनी ज्यादा आरएफ की वैल्यू होती जा रही है, डॉट ऊपर ऊपर जाता गया। ठीक है, मतलब क्या है, उसकी मोबाइल फेस के साथ बॉन्डिंग ज्यादा है, उसकी स्टेशनरी फेस के साथ बॉन्डिंग कम है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरा स्टेशनरी फेज अगर आपको याद हो तो मुझे चैट बॉक्स में जरा बताओगे स्टेशनरी फेज क्या है इधर, और मेरा मोबाइल फेज क्या है, मतलब पोलर नॉन पोलर की सेंस में पूछना चाह रही हूँ। स्टेशनरी फेज मेरा पोलर है कि नॉन पोलर है यहाँ पे।
पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। पोलर वाटर था ना हमारा स्टेशनरी फेज इसमें, एग्जैक्टली शुक्र, मुझे लगा शायद कह दें कि सॉलिड है। तो वाटर था, बिल्कुल पोलर है। मोबाइल फेज हमारा फॉर एग्जांपल नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर हो जाएगा, क्लियर कट चीज होगी, क्योंकि स्टेशनरी फेज ने हमें क्लियर कट बता दिया। मोबाइल फेज हम थोड़ा लेस पोलैरिटी का सॉ करेंगे। अब देखो ऊपर वाला आर एफ फैक्टर पहले डॉट स्पॉट का है 0.235, ये पहला स्पॉट था, नीचे ही पड़ा था। मतलब क्या है, इसकी मोबाइल फेज के साथ जरा कम इंटरेक्शन थी, इसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन थी, इस वजह से इसने नीचे रहना प्रेफर किया। तो अब हमें आरएफ वैल्यू क्या बता रही है, जितनी कम होगी उतना नीचे रहेगा। और क्या मतलब है कि ये जो स्पॉट है इसकी स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन ज्यादा थी। और मतलब क्या है, और इसका प्रिंसिपल क्या था पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी हम पार्टीशन कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा नीचे वाला डॉट है ये भी पोलर नेचर का है, तभी इसने प्रेफर किया कि ये स्टेशनरी फेज के साथ रह जाए। मोबाइल फेज की नॉन पोलैरिटी जरा ज्यादा थी, पोलैरिटी बहुत कम थी, तो उसने उसके साथ ज्यादा जाना प्रेफर नहीं किया। उसने प्रेफर किया, वो पोलर था, वो पोलर के साथ सोलिबलाइज होके नीचे ही बेचारा सेपरेट हो चुका है। तो ये चीज आर फैक्टर आपको बताएगी, उसकी नेचर बता देगी। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आपको अपना अपना स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज पता है, आर एफ फैक्टर निकालोगे हर स्पॉट का, देखोगे जितना ज्यादा कम आर एफ है उतना नीचे पड़ा है स्पॉट। उतना नीचे का मतलब क्या है कि स्टेशनरी फेज के साथ रह गया है। स्टेशनरी फेज पता है, अगर वो पोलर नेचर का है तो ये आपका स्पॉट भी पोलर नेचर का है। अगर स्टेशनरी फेज फॉर एग्जांपल कोई हम ऐसी क्रोमेटोग्राफी करते हैं जिसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर नेचर का होता, तो हमारा ये स्पॉट हम कहते हैं नॉन पोलर नेचर का है, क्योंकि नीचे पड़ा है, उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ थी। तो आर एफ फैक्टर आपको बताएगा कि स्पॉट ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, और उसकी जो नेचर है वो किस टाइप की है, वो पोलर है, वो नॉन पोलर है, या वो इंटरमीडिएट है। अब ये बीच वाले स्पॉट की बात करें तो ये ना ज्यादा ऊपर गया ना ज्यादा नीचे आया, मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो सम हाउ बिटवीन है, ना बहुत पोलर है ना ज्यादा नॉन पोलर के, इंटरमीडिएट सी पोलैरिटी हो जाएगी। और जो ऊपर गया है वो मोबाइल फेज के साथ पूरा ऊपर चढ़ गया है, मतलब उसकी स्टेशनरी फेज के साथ बहुत कम बॉन्डिंग है, मैक्सिमम उसकी सॉलिबिलिटी है मोबाइल फेज के साथ। और मोबाइल फेज हमारा ऑलमोस्ट नॉन पोलर और बहुत स्लाइटली पोलर का है, तो मतलब ये वाला जो स्पॉट है ये बहुत ज्यादा नॉन पोलर नेचर का है। मैक्सिमम आप देखोगे इसमें तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज्यादा रिंग्स ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोकार्बन नेचर की होगी। तो आप आरएफ की फैक्टर पे बता सकते हो स्ट्रक्चर की एलुसिडेशन के वो किस टाइप का किस नेचर का हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका मकसद था कि आपने कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से सेपरेट भी कर लिया, और काफी हद तक आपने उसकी बता दिया कि उसके मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे टोटल, और कितने कंपोनेंट्स में से कौन सा किस नेचर का है वो भी काफी हद तक आप बता सकते हो। और कंपोनेंट्स की नेचर पता चल जाए कि पोलर है नॉन पोलर है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो काफी हद तक, कि अगर पोलर नेचर के मॉलिक्यूल किस टाइप की बिहेवियर शो करते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जितनी भी आपकी फिजिकल इंथैलेपीज हैं वो सारी ज्यादा आ जाएंगी। और नॉन पोलर है तो उनकी फिजिकल जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो जरा कम हो जाती हैं। तो आरएफ बहुत अच्छा फैक्टर है आपको बताने का कि आपकी किस टाइप की चल रही है नेचर किसी भी कंपोनेंट की। तो ये थी बेसिक पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी, जो कि असेंडिंग थी, जो आप मैक्सिमम कर रहे होते हो लैब में। उसके बाद आपके पास आ जाती है बेटा जी डिसेंडिंग टाइप। डिसेंडिंग टाइप क्या है हमारे पास, उसका बिल्कुल उल्टा है। अब देखो असेंडिंग में क्या था, मोबाइल फेज जो था वो चढ़ गया था ऊपर, असेंड कहते हैं नीचे से ऊपर चढ़ना, असेंड होना। तो मोबाइल फेज नीचे था, इस तरह पेपर में मूव करता है, इसको हम इसलिए कहते हैं असेंडिंग टाइप। असेंडिंग डिसेंडिंग है नाम ऑन द बेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेज इन द पेपर, नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग टाइप। अगर मोबाइल फेज इस तरह नीचे करके आ रहा है तो हम कहेंगे ये है हमारे पास डिसेंडिंग टाइप। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हमारे पास जो टैंक होता है वो जरा इस टाइप का होता है डिसेंडिंग में। इसको देखो इस टाइप का, इसमें ना ग्रूव सी बनी होती है, ये ग्रूव सी है एक इस टाइप का। इसका क्रोमेटोग्राफिक टैंक मोस्टली अवेलेबल नहीं होता लैब में, इसलिए टीचर्स आपको असेंडिंग करवाते हैं, क्योंकि ये बीकर में भी हो जाती है। डिसेंडिंग के लिए प्रॉपर इस टाइप का ऑपरेटर्स होना हमारे पास जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप की इसकी नेचर होती है, इसमें हम अपना मोबाइल फेज भर देते हैं। यही एक्सट्रैक्शन ऑफ लीव्स ही करेंगे रेडियल के थ्रू भी, हर एक के थ्रू अब अभी हम आज। तो ये मैंने अपना मोबाइल फेस भर दिया इसके अंदर, और मैं क्या करूंगी अपने पेपर को मैं यहाँ पे हैंग करूंगी, बाकी सारा काम वही कर रहे हैं। ये मैंने पेपर हैंग किया है फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, ये पेपर बल्कि ये इस तरह होगा हैंग कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा। बेस लाइन जो है मेरी, देखो ये मेरी बेस लाइन है, ये नीचे आ गई है, ये यहाँ पे मैंने मिक्सचर का स्पॉट लगाया है, यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा
सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे मेरा मोबाइल फेस था, जैसे ही पेपर आप रखोगे ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये नीचे नीचे मूव करेगा और ये अपने मिक्सचर को लेके आएगा। और सेम यहाँ पे इसने 3 स्पॉट दे देने हैं। जब ये 90% मूव कर जाएगा यहाँ तक सॉल्वेंट, आपने इसको रिमूव कर लेना है। वही RF के फैक्टर आपने इस पे अप्लाई कर देने हैं। तो बस काम क्या है, मोबाइल फेस वो नीचे से ऊपर चढ़ा था, यहाँ ये ऊपर से नीचे चढ़ेगा, तो इसको हम क्या देते हैं, डिसेंडिंग टाइप। सिर्फ फर्क क्या है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो होता है उसकी नेचर जरा और होती है, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा आपका जो है ना बेहतर है, इसमें से असेंडिंग टाइप बेहतर है या डिसेंडिंग टाइप बेहतर है? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? या दोनों इक्वल है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में? फर्क तो कोई नहीं रहा ना। तो आपको क्या लगता है कौन सी टाइप बेहतर है, या दोनों एक ही जैसी हैं, जो आपको अवेलेबल हो आप कर लो? या दोनों अवेलेबल हैं तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, असेंडिंग करनी चाहिए या डिसेंडिंग करनी चाहिए? दोनों अवेलेबल हैं तो अलीना कहती है हमें असेंडिंग करनी चाहिए। ठीक हो गया, बाकी सारे? शहनीला भी कहती है असेंडिंग करनी चाहिए। अच्छा, रीजन क्यों देते हो? असेंडिंग बोल रहे हो ना कि अभी दोनों अवेलेबल है तो हमें असेंडिंग करनी चाहिए। व्हाई यू सेड दैट असेंडिंग करनी चाहिए? व्हाई वी कांट परफॉर्म डिसेंडिंग, दोनों अवेलेबिलिटी है तो? कोई एक रीजन जिसकी बेस पे आप कह रहे हो कि हमें ये करनी चाहिए, क्यों असेंडिंग की तरफ क्यों गए आप लोग? कोई रीजन होगी ना जिसकी बेस पे आपने कहा है कि नहीं वो नहीं, मैम ये वाली चूज करनी चाहिए। कोई रीजन जिसकी बेस पे आप कह रहे हो कि ये करनी चाहिए, जबकि मैंने आपको एक कंडीशन दिया कि आपके पास दोनों ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। आपके पास सिंपल वाला क्रोमेटोग्राफिक भी है और आपके पास ये भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है हमारे पास लैब में। फिर मैं कहती हूँ कि चलो अभी परफॉर्म करो। नहीं देखो, इजी तो अली ना दोनों ही है। दोनों में आपने पेपर हैंग करना है, मोबाइल फेस दोनों में सेम है, हमने दोनों में लीव्स की एक्सट्रैक्शन ही मैंने करवाई है। दोनों में पेपर हैंग करना है, उसमें थ्रेड के थ्रू करना है, इसमें भी थ्रेड के थ्रू। काम दोनों में एक ही है। थोड़ा और थोड़ा और दिमाग लेके जाओ। अच्छा, मैं एक और चीज भी हिंट दे दूं, आपका आंसर गलत है। आप लोगों का आंसर गलत है। डिसेंडिंग टाइप इज मोर बेटर देन असेंडिंग। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हो तो आपको डिसेंडिंग की तरफ जाना चाहिए। वाई? अब सोचो, क्या आंसर मिल गया? डिसेंडिंग इज मच बेटर देन असेंडिंग। एग्जैक्टली आयशा, अशरफ गॉट द पॉइंट। ग्रेविटी इज द रीजन। देखो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है। डिसेंडिंग में इसका जल्दी काम हो जाएगा। वैसे मैं बात समझ रही थी आप इसका आंसर दोगे, बिकॉज पीछे वाले में भी मैंने ये डिस्कशन करवाई थी। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसमें आपने क्या करना है, मोबाइल फेस को अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ाना है, ऊपर जाना है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। इधर उसने आना भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे को है, तो अगर ये 10 मिनट में हो रहा है तो ये आपका 6 मिनट में होके फारिग हो जाएगा। तो काम दोनों में एक है, कोई खर्चा ना उसका ज्यादा है ना उसका ज्यादा है। हर चीज जो उसमें चाहिए वो भी वही इसमें चाहिए आपको। कोई इसमें एक्स्ट्रा मींस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं लग रहे। जस्ट द ओनली एडवांटेज यू गॉट इज द टाइम डिफरेंस। आपका टाइम बच जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और आई थिंक सो हमें, एक केमिस्ट को केमिकल्स का से पहला पहला काम होता है केमिकल्स को बचाना है, जितने कम से कम केमिकल यूज कर सको अच्छा केमिस्ट। दूसरा होता है जितना जल्दी, वो सेकंड पे आता है टाइम। पहला फिर भी आपने अपनी इकोनॉमी देखनी है, दूसरा काम जो है वो है आपने अपना टाइम सेव करना है। सो डिसेंडिंग में इट्स सेव्स ऑलमोस्ट हाफ द टाइम आपका। तो ग्रेविटी इज द मेन रीजन। ओके जी, थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप, रेडियल। ओके, अच्छा फिर हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ओ रेडियल, रेडियल में हम क्या करते हैं, रेडियल में आपको बता रखा है, रेडियल में हम यूज करते हैं सर्कुलर टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। ये इस तरह का बिल्कुल सर्कुलर टाइप का फिल्टर पेपर होता है बेटा जी। इसमें आप क्या करते हो, सर्कुलर में आप यहाँ पे एक सुराख करते हो, सबसे पहले छोटू सा सुराख करते हो। और ये यहाँ पे मेरा सुराख किया मैंने, यहाँ पे छोटू सा, किसी भी चीज के साथ, कंपास, कंपास की निडल जो होती है ना उसके साथ भी कर सकते हो। उस पे करके यहाँ से मैंने थ्रेड पास करवाना है बेसिकली। यहाँ से मैंने थ्रेड पास करवाया फॉर एग्जांपल। अब मैं पीछे को तो नहीं लेके जा सकती, मैं इसी साइड को लेके आ रही हूँ क्योंकि थ्रेड इसी तरह है मेरा, ठीक है। मैंने थ्रेड पास करवाना है रेडियल में, और मैंने एट द सेंटर ही ये मैंने थ्रेड गुजारा है, उसके बिल्कुल करीब ही आप यहाँ पे स्पॉट लगा देते हो अपने मिक्सचर का। इसके थ्रू भी मैं लीव्स की ही करवा रही हूँ, तीनों मैंने एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल लीव्स की एक्सट्रैक्शन के ही करवाने हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो ये मैंने अपना बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट इस वो है, और बिल्कुल सेंटर के पास ही आप अपना ये लगा देते हो डॉट।
उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये काम बाद में करना, हर एक में जो पहला काम करना होता है ना, वो ये करना है। ये मेरा क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक को मैंने मोबाइल फेज से भर देना है। और मोबाइल फेज से भरने के बाद क्या करना है, इसको सेचुरेट होने के लिए कर देना है। जितनी अच्छी सेचुरेशन होगी उतने प्यारे और बेहतर आपकी डिवेलप होंगे जो क्रोमेटोग्राम के पैटर्न्स होते हैं, जो एट द एंड आपको स्पॉट्स मिले हैं ना, वो बेहतर होंगे। अगर आप नहीं करते सेचुरेट तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े ज्यादा जाएंगे, बड़े बड़े से हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपना ये फिल्टर पेपर काटा, जेट बनानी है, जेट की मदद से ये डॉट लगा दिया। उसके बाद आपने इसमें से थ्रेड पास कर दिया। थ्रेड का क्या करना है, अब इसका कैसे करते हो, इसको आपने से रखना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। इसके लिए क्रोमेटोग्राफिक टैंक का साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपका साइज इतना होना चाहिए कि आपका फिल्टर पेपर जो है ये इस तरह करके ऊपर आ जाए पूरा, और ये थ्रेड जो है ना, ये अंदर यहाँ लटक रहा होता है ना, बीच में सुराख की है, थ्रेड आपका ये मोबाइल फेस के अंदर डीप हो जाए इतना हो। तो आपने पहले फिल्टर पेपर को रख के देख लेना है। साइज जरा छोटा लेते होते हैं हम इसमें क्रोमेटोग्राफिक टैंक का, ताकि ना हमने जस्ट धागा गुजारना है। तो हम क्या करते हैं, हम इतना सा ले लेते हैं अपना क्रोमेटोग्राफिक टैंक, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, इसमें मोबाइल फेस भर लिया, इसके ऊपर मैंने अपना पेपर रख लिया, ये इसका थ्रेड इतना सा आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, मिनी काम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सॉल्वेंट लिया, बस मैंने धागा गुजारना है, काम चल जाएगा। तो क्या होगा, इस धागे के थ्रू ये जो आपका मोबाइल फेस है ये ऊपर आएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा, ये रिंग्स की फॉर्म में आपके जो एनालाइट था उसको लेके जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे 3 फेजेस बनेंगे, देखते जाओ। ये मेरा पहला था फॉर एग्जाम्पल पेपर, अभी मैं बनाती हूँ। होगा क्या बीच बीच में, ये 3 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले पहले जब आप देखोगे ना, आपको ऐसा दिखेगा कि ये देखो, क्योंकि मेरे पास 3 थे, एक ग्रीन एक ब्लू और नहीं सॉरी, एक ग्रीन एक येलो एक रेड कलर के मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। कैरोटीन क्लोरोफिल हो गया ग्रीन, येलो हो गया मेरा जेंथोफिल। ये आपको ना इस तरह तीनों कलर आपस में मर्जिंग से दिखेंगे, पता नहीं चल रहा होगा कौन से वाला है। दिखेंगे थोड़े थोड़े, ग्रीन भी दिख रहा है, येलो भी थोड़ा सा यूं मिक्स सा रेड सा भी दिखेगा। थोड़ी सी देर के बाद 5 मिनट बाद आप देखोगे ये थोड़ा इस तरह हो गया है, इसके बाहर येलो हो गया है। थोड़ा सा मैं वो कर रही हूँ, एक ही कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, बस बात समझो, ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तीसरे में क्या हो जाएगा जी, तीसरे में ये बड़े प्यारे डेवलप हो जाएंगे। ये रेड हो गया, तीसरे वाले में कर देती हूँ, फाइनल वाले में ये इससे काफी फासले पे आपका येलो सेपरेट हो जाएगा, और इससे और ज्यादा फासले पे आपका फॉर एग्जांपल क्लोरोफिन एंड में होना था, तो ये इधर हो गया। और फिर आपका सॉल्वेंट इसी तरह रेडियल में मूव करेगा, गुलाई में ही मूव करेगा। जब यहाँ पे विक के थ्रू आ जाएगा ना, विक के थ्रू, उसके बाद सॉल्वेंट में इस तरह चारों साइड से गोल गोल जाना है। रेडियल क्रोमेटोग्राफी इसको नाम इसीलिए दे गया है कि उसने गुलाई में मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो जब आपका सॉल्वेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% मूव कर जाएगा, इतना गीला हो जाए आपका ये, तो आपने इसको रिमूव कर लेना है, इसको सुखाना है। उसको सुखाने के बाद काम वही करना है कि इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना और भी आसान होता है। ये रिंग बन गई है ना, इसमें थोड़ी मोटी रिंग बनती है, इतनी छोटी नहीं पतली बनती, अच्छी खासी मोटी बनती है असल में ये ऑलमोस्ट इतनी ये तो फिल्टर पेपर भी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इतनी मोटी बनती है। तो आप इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करोगे, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस करोगे, इसके सेंटर से रेड वाली का, और ये बेस लाइन का कर लोगे, और काम वही करना है। उसके बाद हमने अपना RF फाइंड कर लेना है, सब कुछ बाकी वही होगा, जस्ट हमने इसको गोल सर्कुलर पेपर पे करना है। तो अब अगर हम बात करें असेंडिंग डिसेंडिंग या रेडियल टाइप की, तो आपको क्या लगता है रेडियल के क्या फायदे हो सकते हैं, हमने गोल में करने का क्या फायदा हुआ है, कुछ लगता है, कुछ समझ आती है, दिमाग में जाता है कि हम रेडियल में कोई फायदा है भी करने का या नहीं, या कोई मसला नहीं है, होने दो, कोई भी मिलता है तो। अगर तीनों अवेलेबिलिटी हो तो आपको क्या लगता है हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। ये पहले बाकियों को छोड़ो, चलो रेडियल की तरफ। रेडियल का फायदा क्या होता है पहले तो ये बताओ ना, क्योंकि डिसाइड तो हम तब करेंगे कौन सी करनी चाहिए जब हम इसके फायदे पता चलेंगे। तो रेडियल का आपको लगता है कोई फायदा होना चाहिए, कोई फायदा है इसका। हाँ जी, आयशा आयशा के तो पहले है ग्रेविटी वाला, तो अवैस कहता है रेडियल की तरफ जाएंगे, रीजन रीजन बताओ ना, इसका फायदा क्या लगता है, जो समझ आती है वो तो बताओ कि इसका फायदा क्या हो सकता है। एग्जैक्टली शहनीला, सेपरेशन बेटा जी काफी अच्छी होती है इसमें, देखो इसमें ना चांस नहीं रहता आपस में मर्जिंग का। जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में ये होता है, ये मेरा फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राम है, ठीक है। मैक्सिमम पेपर क्रोमेटोग्राम मैक्सिमम मैक्सिमम एक बीकर के लिए इतना कर सकती हूँ, इतना चौड़ा, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं करते। रिजल्ट एक्यूरेट आता है, एग्जैक्टली आयशा बात है, क्योंकि सेपरेशन अच्छी होगी, एक्यूरेट रिजल्ट। जब मैं यहाँ पे करती हूँ ना फिल्टर पेपर पे बेटा जी, ये मेरा स्पॉट लगा हुआ है, असल में जो मुझे स्पॉट मिलते हैं ना इसके, वो इतने बड़े, ये दूसरे वाला स्पॉट इसमें आधा मर्ज हुआ होता है, ये दूसरा स्पॉट इस तरह मिल रहा होता है, जो तीसरा वाला है वो सीधा लाइन में आता है, वो इसके अंदर मर्ज हुआ पड़ा होता है।
अगर मैं एक ही लाइन में लगा रही हूँ ना, एक ही लाइन में मिलेंगे ये एक इस तरह, ये ऊपर वाला इसका अंदर आधा मर्ज होगा, तीसरे वाला इसका दोनों इस तरह मर्ज हो रही थी असल लाइफ में। वो जो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, एक इधर मिला, एक इधर, एक इधर, ये तो है बहुत आइडियल कंडीशन। असल में ये इस तरह मिलती हैं आपको, आप खुद ही देख रहे हो। तो ये रेड है तो मैं इसका सेंटर ये ले लूं, ये दूसरा स्पॉट है इसका ये ले लूं, ये वो है, ये आपस में बहुत मर्ज हुए होते हैं। कल को आप इंशाल्लाह करवाओगे ना लैब में, या आपने किया हो तो आपने देखा होगा, ये आपस में तीनों चारों कलर्स इतने डिफ्यूज होते हैं, बड़ा आंख लगा के देखना पड़ता है किसका सेंट्रल पॉइंट कौन सा है। तो रेडियल का फायदा आपको ये होता है कि रिंग्स की फॉर्म में बड़ी अच्छी अच्छी सेपरेशन कलर की मिल जाएगी। और ये हो सकता है कि ठीक है, ये रिंग पूरी इधर से मोटी होगी ग्रीन वाली, दूसरी साइड से आपकी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। लाइक ये इतनी मोटी मोटी चल रही है यहाँ पे, इतनी मोटी, आगे जाके थोड़ी पतली होगी, फिर मोटी आ गई, इस तरह होंगी। लेकिन तीनों लाइन बिल्कुल सेपरेट सेपरेट मिलेंगी, आपस में मर्जिंग नहीं मिलेंगी। तो इसकी से आपको रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट मिल जाए। और दूसरा इसका फायदा एक ये होता है बेटा जी, कि आप जब एट द या का मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने सैंपल को अप्लाई करना होता है जेट की मदद से, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जेट की मदद से सैंपल अप्लाई करना। तो आपने जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल फिल्टर पेपर में करते हो ना, तो आपने बहुत ध्यान से सैंपल के पॉइंट को लगाना होता है। जस्ट नैनो सेकंड के लिए रखा, पीछे कर दिया। अगर थोड़ी सी भी आपने आधा सेकंड का भी थोड़ा सा जोर ज्यादा दे दिया ना, तो सैंपल की अपलोडिंग में मसला हो जाता, मतलब सैंपल एक बहुत ज्यादा अप्लाई हो गया, उसके बाद तो 100% श्योरिटी आपके ऐसे रिजल्ट भी नहीं, आपके इस तरह के रिजल्ट मिल रहे होते हैं कि आपका डिटेक्शन ही नहीं हो रही होती ना पॉइंट्स की। तो आपने यहाँ पे सैंपल अप्लाई में बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी में सैंपल को रखना है, बिल्कुल छोटा नफीस सा डॉट लगाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा लगा दोगे, उसको सुखाया नॉर्मल सा लगा दोगे, सुखाया तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल आप अपलोड कर सकते हो रेडियल क्रोमेटोग्राफी में। तो आपके फिर भी थोड़ा सा ज्यादा सैंपल भी लग गए हैं, रिंग्स बिल्कुल सेपरेट सेपरेट मिलेंगे। तो वही बात है कि आप लार्ज सैंपल ऑफ अपलोड कर सकते हो, रिजल्ट फिर भी आपको एक्यूरेट मिलेगा, सेपरेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये तीनों टाइप्स हैं, इनमें से कौन कौन सी को प्रेफरेंस देनी चाहिए? रेडियल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, तीन टाइप है। फर्स्ट पे आपको किसकी तरफ जाना चाहिए? तीनों अवेलेबल है हमारे पास लैब में। सो विच वन वी शुड यूज फर्स्ट, देन सेकंड प्रेफरेंस दो, देन अपनी थर्ड प्रेफरेंस। तो बेशक RAD इस तरह लिख दो, पूरा पूरा ना भी लिखो। सबसे पहले रेडियल को देनी चाहिए, डिसेंडिंग को फर्स्ट देनी चाहिए आयशा कहती है। डिसेंडिंग को फर्स्ट अलीना भी कहती है, रेडियल देन डिसेंडिंग फिर असेंडिंग। अच्छा ठीक हो गया है। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज याद रखना, हमेशा सबसे पहला जो फोकस करना है ना, वो करना है रिजल्ट्स पे। अगर हमें यील्ड कह लो या रिजल्ट कह लो, एक ही बात है। चाहे हमारा टाइम ज्यादा लगे, हमें रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हमने टाइम बचा के क्या करना है बेटा जी, अगर हमारा रिजल्ट हमें पता ना चल रहा। फॉर एग्जांपल मैंने डिसेंडिंग लेनी, जो बच्चे डिसेंडिंग कह रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे मेरी लोडिंग थोड़ी ज्यादा होगी, अब मेरे पास स्पॉट ऐसे आ गए, मुझे इनका RF नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे निकालूं, ठीक है, मर्जिंग इतनी ज्यादा होगी। तो मैंने उस टाइम बचाने का मुझे क्या फायदा हुआ, उल्टा दोबारा परफॉर्मेंस करनी पड़ जाएगी, फिर विद मर्जिंग आ गई। तो बेहतर नहीं है हम पहले रिजल्ट्स की तरफ जाएं। तो हमने हमेशा सबसे पहले अपने एड रिजल्ट को देना है। 10 मिनट फालतू लग रहे हैं कोई बात नहीं, यील्ड अच्छी आ रही है, रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, सबसे बेस्ट काम है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स में से एनालाइट को सेपरेट आउट कर लेना। तो सेपरेशन मेन मकसद तो डेफिनेशन ही यही ना, सेपरेट करना मिक्सचर्स को। तो सेपरेट मिक्सचर्स को सबसे पहले अच्छा करेंगे, उसके बाद टाइम पे जाना है हमने। तो फर्स्ट जो है आपकी प्रेफरेंस रेडियल होनी चाहिए, डेट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। उसके बाद इनमें तो कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में सैंपल थोड़ा सा भी ज्यादा लगा, दोनों में काम खराब हो जाना है। तो हमें बेहतर है कि मैं टाइम ही सेव कर लूं अपना, उसके बाद फिर आप इसको थर्ड पे लेके जाओगे। हाँ, कह सकते हो शनीला रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग रेडियल को और टाइम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग को। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इन दोनों को प्रेफर करूं, तो रिजल्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम। कि आपका अगर हम जो करते थे लाइक ओवन में कोई रिएक्शन लगाना है, तो अगर बास्केट होता था कि ना दो तीन आप जब कल को रिसर्च कर रहे होगे, एमपील के स्टूडेंट्स होगे, तो आप देखोगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, आपको पढ़ के प्रोसीजर पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। और वो बड़े टाइम के होते हैं, 12 घंटे आपने ओवन में लगाना होता है। दूसरा आपको दिख रहा होता है कि जो उसके थ्रू होते हैं, सिंपल स्टीरिंग के थ्रू, अक्सर उनके रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ओवन वाले का रिजल्ट 90% आ रहा होता है, क्योंकि उसमें ना टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है ओवन के अंदर। इसमें जो स्टीरिंग होती है, उसमें आपको हॉट प्लेट पे टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, स्टीरिंग को भी मेंटेन करना होता है, उसके रिजल्ट अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपको ओवन में 12 घंटे या 24 घंटे का रिएक्शन लगाना पड़ जाए, वो बेहतर है एज कम्पेयर टू स्टीरिंग, या वो जिसमें आपने खुद टेम्परेचर को मेंटेन करना है।
थर्मोमीटर लगा के, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे इतनी एक्यूरेशन नहीं हो रही होती। तो हमारा पहला काम जो है वो एट द एंड रिजल्ट को फोकस करना है। टाइम बचा के इतना फायदा नहीं होता, टाइम बचा लिया, रिजल्ट गलत आया, फायदा तो फिर भी ना हुआ ना हमारा। तो फर्स्ट फोकस रिजल्ट है, देन टाइम पे जाना। अब हम लोगों ने करना है डीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अक्सर आता है पहला पहला इजी सा क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ टीएलसी। अब लोग करते रहते हो टीएलसी टीएलसी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सबसे बेस्ट वे है किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने का अगर हमारा रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, कितना हो गया है, तो हम फाइंड कर लेते हैं टीएलसी से। ऑर्गेनिक वाले बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसको, हम पहले समझते हैं होता क्या, उसके बाद आप लोग खुद ही कहोगे कि किस तरह हम इसको यूज कर रहे होते हैं टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। तो टीएलसी होती है बेसिकली बेटा जी, टीएलसी हमारे पास थिन प्लेट होती है जो कि बनी होती है ग्लास की या एल्यूमिनियम की। छोटा सा साइज की होती है, बिल्कुल ही इतनी सी होती है टीएलसी। जस्ट लाइक हम बायो में पहले करते थे ना, इसका नाम क्या होता है, ग्लास प्लेट कहते हैं शायद इसको। बायो में किसी भी चीज के बाद उसका, इसमें हमने ब्लड सेल्स फाइंड करने होते थे, ब्लड ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो टीचर हमें इतनी छोटी सी 9th 10th में करवाती थी। तो इस इतनी सी ही होती है टीएलसी भी, बड़ी भी होती है लेकिन मोस्टली हम छोटी वाली यूज करते हैं टू चेक द प्रोग्रेस। लेकिन अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो ऑलमोस्ट इतनी ही बड़ी होगी जितना हमारा पेपर क्रोमेटोग्राम होता था। तो टीएलसी थिन प्लेट है। मैं 90% आप जो यूज करते हो वो ग्लास की है। और अच्छी क्वालिटी के लिए यूज करनी है और अच्छी सेपरेशन तो हम एल्यूमिनियम की लेते हैं। तो ऊपर उसके हम स्लरी लगाते हैं। स्लरी जो हम लगाते हैं वो कॉमनली, ये हम स्लरी जो है ये हमारा स्टेशनरी फेज है बेसिकली। तो स्टेशनरी फेज जो है हमारा, इसमें सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सेलुलोज, बहुत सारे हो सकते हैं। कॉमनली यूज जो हम 90% यूज करते हैं वो सिलिका, सेकंड पे एल्यूमिना, फिर हम सेलुलोज यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी ये ग्लास प्लेट लेनी है। ग्लास प्लेट इज नॉट अ स्टेशनरी फेस, पहली बात ये याद रखो। ग्लास प्लेट अक्सर लिख देते हैं कि स्टेशनरी फेस क्या है टीएलसी में, ग्लास प्लेट नहीं। ग्लास प्लेट हमारे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर हम जो स्लरी लगाएंगे, उसके ऊपर हम जो स्लरी लगाएंगे सिलिका की, एल्यूमिना की, वो एक्ट करेगी एज अ स्टेशनरी फेस। तो उसके बाद मोबाइल फेज जो है वो हमारे सिंपल सॉल्वेंट्स, जस्ट लाइक फिल्टर पे वो हमने भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की है, तो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स हम एज अ मोबाइल फेज यूज करेंगे। तो डिफरेंस क्या आया है जस्ट पेपर में और उसमें, उसमें स्टेशनरी फेज हमारा वाटर था, इसमें स्टेशनरी फेज सिलिका, एल्यूमिना या सेलुलोज है। ये आपका पास पेपर का एमसीक्यू है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेज यूज्ड इन टीएलसी सिलिका। अब देखो ये याद रखो, स्टेशनरी फेज हमारा पोलर है, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, ये बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोलर ग्रुप्स है। तो मोबाइल फेज क्या है, मतलब हमने मोबाइल फेज ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करने हैं जो कि नॉन पोलर या वेरी स्लाइटली पोलर नेचर के होंगे। तो हम वही कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, अल्कोहल का, एसीटोन का, हेक्सेन का, वही वाले जो पुराने यूज करते हैं। इसमें भी सेम काम होगा कि हम अपना बीकर में मोबाइल फेस ले लेंगे, उसके अंदर अपनी ये ग्लास प्लेट रखेंगे, और तो इसी तरह जिस तरह फिल्टर में मूव किया था असेंडिंग पेपर की तरह, इसी तरह सेम टीएलसी हो जाएगी। हम इसको अभी करेंगे परफॉर्म, डोंट वरी। जस्ट अभी मोटा मोटा याद रखो कि स्टेशनरी फेस सिलिका एल्यूमिना हो गई, मोबाइल फेस डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज हो गई, स्टेशनरी फेस बहुत पोलर है सिलिका एल्यूमिना, तो मोबाइल फेस नॉन पोलर हो जाएंगे। और ये जो ग्लास प्लेट ली है ये ग्लास या एल्यूमिनियम की बनी हुई हो सकती है। दूसरा हमने देखो स्टेशनरी फेज की दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जो हम कॉमनली यूज करते हैं टीएलसी में। तो इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स के तौर पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ही यूज होती हैं। सिलिका भी यूज किया हुआ मैंने, एल्यूमिना भी। उसके अलावा मैंने आज तक कभी कोई और नाम लैब में नहीं देखा कि हमने इसकी स्लरी लगानी है। ऑर्गेनिक में आप सेलुलोज और चारकोल यूज कर सकते हो, लेकिन ये भी यूज नहीं हो रही होती। सिलिका इज द मोस्ट कॉमन, उसके बाद एल्यूमिना। तो स्टेशनरी फेज जैसे होती दो टाइप की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लेकिन कॉमनली यूज फिर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने टीएलसी प्लेट को बनाना है। टीएलसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीएलसी प्लेट बनाना है। एक बार वो अच्छी हो गई तो टीएलसी इज मच बेटर वे टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। पेपर की निस्बत टीएलसी बहुत बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। इसमें देखो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी हमने कैसे करनी है। हमने सबसे पहले जो हमारी ग्लास प्लेट थी उस पर स्लरी कुछ भी नहीं लगानी। इस ग्लास प्लेट को हमने कर देना है हीट, ओवन हीट करना है या फर्नेस में हीट करना है 1100 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 मिनट के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इस ग्लास प्लेट को उठाना है, इसको फर्नेस में 1100 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। इस पे जो भी इम्प्योरिटी लगी होगी, इस पे जो भी बैक्टीरिया होंगे,
इस पे जो भी क्रैक्स होंगे वो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 700 से 800 पे ही सब कुछ डैमेज हो जाता है। हम एहतियातन 1100 देंगे, क्योंकि ये वाला जो ग्लास होता है ये आराम से इतने ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको ओवन में रख के इसको हीट करना है 1100 से डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद इतना ये फर्नेस में रखी होगी 3 से 4 मिनट में हम अपनी स्लरी बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सिलिका की स्लरी बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 100 ग्राम सिलिका को लेते हैं 200 या 250 ml ऑफ वाटर में। इतना वाटर लेना है कि वो थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है, जिस तरह हम सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं ना, गाढ़ा सा तगार बना रहे होते हैं जब आप देखते हो मजदूर जब बिल्डिंग बनती है, उस तरह का, बिल्कुल उसी तरह का पेस्ट होता है सिलिका का। ये सिलिका लेके पानी में डिजोल्व करना, गाढ़ा सा पेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो ये स्लरी बन गई, उसके बाद हमारी ये वाली प्लेट को भी हमने ओवन से निकाल लिया, ये बहुत गर्म होती है। फर्नेस का एक ध्यान रखना होता है बेटा जी, आपने जब आपने ये टेम्परेचर ना 1100 एकदम सेट नहीं हो जाता। जब आप टेम्परेचर रखते हो ना फर्नेस का 1100, तो अब ऑन कर देते हो उसको, तो वो आहिस्ता 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 करके 1100 पे जाती है। जब वो 1100 पे पहुंच जाती है तब आपने टाइम नोट करना होता है, आपने 3 से 4 मिनट रख दी और उसके बाद आपने उसको बंद कर देना होता है। उसके बाद फौरन से आपने फर्नेस कभी नहीं खोलनी, 1100 बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। एक ही दम आप खोलते हो तो एक तो आपका फेस डैमेज हो जाता है, प्रॉपर 100% श्योरिटी है 1100 पे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि आपकी ये पल के छिलके हैं ना एक ही दम जल जाएंगी, पहला काम। तो आपने कभी भी 1100 पे नहीं खोलना, इसको नीचे नीचे आने देना है, कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तब आपने खोलना है। 200 डिग्री सेल्सियस पे भी आपने खुद अपना मुंह पीछे करके उसका ढकना खोल देना होता है। वो 200 हल्की हल्की साइड पे जो हो जाएगी, और फिर आपने जब 100 पे आ जाए तो निकालना है। और वो इतनी गर्म होती है कि इसके स्पेशल ग्लव्स मिलते हैं, सिंपल ग्लव्स काम नहीं करते, इतने मोटे से ग्लव्स होंगे, उसकी मदद से आप इसको बाहर निकाल रहे होते हो। और उसका और क्या इसमें एहतियात करनी है, बस यही थी इसकी कि खोलना बंद करना इसको बहुत ध्यान से होता है, और 11 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाए तब टाइम नोट करना है आपने। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 मेथड्स है हमारे पास स्लरी को डिपॉजिट करने के। पहला काम क्या है, पोरिंग। जिस तरह हम क्या करेंगे, एक फॉर एग्जांपल जिस बीकर में हमने स्लरी बना रखी है, ये मेरी ग्लास प्लेट है और किसी बाउल या बीकर में मैंने स्लरी बना रखी है, मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर पोर कर दूंगी, मतलब उंडेल दूंगी, इस तरह उंडेलती आ रही हूँ, उंडेलती आ रही हूँ, उंडेलती आ रही हूँ। इसको फिर मैंने हिलाना नहीं है, यहीं पे ऐसे ही सुखा लेना है। इस चीज को मैं कहती हूँ पोरिंग। दूसरा होता है डिपिंग। डिपिंग में मैं क्या करती हूँ, ये मेरे बीकर में स्लरी बनी पड़ी है, ये मेरी ग्लास प्लेट है, इसको मैं अंदर जाके डिप करती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। वो पूरी जो डिपॉजिट हुई है मेरी, इसको मैं सुखा लूंगी, मेरी स्लरी हो गई। तीसरा काम क्या होता है, स्प्रेइंग का। स्प्रेइंग में हमें जो स्लरी होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा पतली बनानी पड़ती है, क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं ना एटोमाइजर, जिस तरह हम वो करते हैं ना, जब हमने कपड़े इस्त्री करने होते हैं तो हम वाटर बॉटल से स्प्रे करते हैं पानी को, सेम प्रोसीजर करना है। एक बॉटल सी होगी एटोमाइजर, उसमें स्लरी को भर लेना है, उसको प्रेस करोगे उसमें से स्प्रे आएगा और आपने पूरी पे डिपॉजिट कर लेना है। तीसरा होता है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग में हम दरमियान में डाल देते हैं स्लरी को, सारी स्लरी जितनी भी है। एक वो मिलता है हमारे पास, एक ग्लास की बनी होती है उसकी स्केल सा, उसकी मदद से हम इक्वली यहाँ 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 फैला देंगे, बार बार फैलाएंगे तब तक ये सारी इक्वलाइज नहीं हो जाती हर एक की। ये ना हो एक साइड पे मोटी तय लग गई एक साइड पे पतली, नहीं, इसको हम अपनी हाथ है ना हमारे पास, हमें दिख रहा होता है, हम इसको फैलाते हैं बिल्कुल, उसकी मदद से एक स्केल्स आपको मिल रहा होता है उसकी मदद से। तो सबसे बेस्ट वे जो है वो स्प्रेडिंग ही है, इसकी मदद से आप जरा होमोजेनाइज स्लरी बना सकते हो। पोरिंग में एक जगह मोटी हो जाती है, एक जगह नहीं हो पाई मोटी, इस तरह हो जाता है। डिपिंग में भी यही काम होता है कि आप जब निकाल देते हो ना तो नीचे बहरी होती है स्लरी, नीचे वाली गिर जाती है थोड़ी सी, ऊपर मोटी तह लग गई है तो होमोजेनाइज नहीं होती। जितनी अच्छी होमोजेनाइज स्लरी बनाओगे उतनी अच्छी सेपरेशन हो जाती है इसमें। उसके बाद क्या होता है जी, स्लरी की थिकनेस दे रखी है 500 से 2000 माइक्रोमीटर, ऑलमोस्ट थिकनेस होनी चाहिए स्लरी की, इसके पार्टिकल्स की बेसिकली। उसके बाद क्या करना है, ये आपने याद ही करना है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी रट्टे वाला नहीं पूछता। मेथड याद रखना, स्प्रेडिंग सबसे अच्छा मेथड है, और इसमें से खैर कुछ भी नहीं आता। आपको पता होना चाहिए प्लेट बनानी कैसी है, इसमें से अभी तक कुछ भी नहीं आया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने स्प्रेड कर ली स्लरी डाल के, मैंने जिस तरह हम स्लाइस पे ब्रेड पे जैम लगाते हैं उसी तरह हमने लगा के अपनी तरफ से होमोजेनाइज की, और हमने दोबारा इसको हीट करना है 1000 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से सूख जाए। 30 मिनट के बाद आप जब निकालोगे आपको लगे थोड़ी बहुत गीली है, आप इसको मजीद हीट कर सकते हो जब तक ये बिल्कुल चूना सा नहीं बन जाता, आपको दिख रहा होगा वाइट चूना ऊपर बिल्कुल सूखा हुआ। तो फिर हमने इसको निकाल लेना है और हमारी टीएलसी अब यूज करने के लिए 100% रेडी है।
उसके बाद जो मैंने मोबाइल फेस यूज करा, इतना मैंने हीट होने के लिए रख दी अपनी टीएलसी, वो इतना बन रही है 30 मिनट के लिए, इतने में मैं अपने मोबाइल फेस को बना लूंगी, उसको रख लूंगी किसी बीकर में या क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। तो मोबाइल फेस को मेरे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अल्कोहल्स वगैरह जितने भी हैं हमारे पास इजीली अवेलेबल है, सस्ता होना चाहिए, वोलेटाइल नेचर का हो ताकि फौरन से सूख जाए बाद में। वोलेटाइल क्या होगा, जब वो ऊपर मूव कर गया है तो एट द एंड हमने जब सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन लगा लेते हैं, हमने उसको सुखाना होता है, तो अगर वो वोलेटाइल का होगा तो फौरन से हमारी जो प्लेट है वो सूख जाती है। और जो सबसे मेन चीज है, हमारे जो मोबाइल फेस के सॉल्वेंट्स हैं वो इनर्ट होने चाहिए, ये ना हो वो खुद रिएक्टिव हो, तो जो हमारा एनालाइट है उसके साथ रिएक्ट होके वो कुछ और ही काम हुआ खड़ा हो, मूव करने की बजाय रिएक्शन कर दें कोई। तो वो सबसे मेन क्वालिटी के इनर्ट होनी चाहिए, इनर्ट हो, इनएक्सपेंसिव हो, वोलेटाइल हो, इजीली अवेलेबल हो। उसके अलावा भी काफी सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन मेनली यही हमारी क्वालिटीज एफएससी में लिखी हुई हैं। कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स को जब हम चूज करते हैं तो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ वहां से देख लेनी है, मोटी मोटी यही है। तो उसके बाद हमने करना क्या है बेटा जी, ये था विजुअलाइजिंग एजेंट्स, ये बात का काम है। कॉलम आ गया, सर हमने करना क्या, परफॉर्मेंस करते हैं इसकी जल्दी से। देखो, ये मैंने क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में मैं सॉल्वेंट ही ले लेती हूँ, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक में मैंने सॉल्वेंट लिया, ये मैंने अपनी टीएलसी तैयार कर ली थी, इसके ऊपर मैंने लेयर भी लगा ली थी, फॉर एग्जांपल अपनी स्लरी की। फॉर एग्जांपल स्लरी मेरे पास वैसे तो ऑफ वाइट सी शेड की होती है, अब ऑफ वाइट दिखेगा नहीं, तो ये मैं अपनी स्लरी लगा रही हूँ, बड़ी होमोजेनाइज तरह की मैंने अपनी स्लरी लगा दी। उसके बाद सेम काम करना है, यहाँ पे आपने स्लरी जब सूख जाती है आप इसके ऊपर लाइन लगा सकते हो लेड पेंसिल के साथ, सारा काम बाकी वही करना है। यहाँ पे मैंने लेड पेंसिल ली अपना 2.5 सेंटीमीटर पे, सेम वही काम करना है। यहाँ पे मैंने अपने एनालाइट का काम कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सब ये भी लीव्स लेंगे, मैंने लीव्स की सेपरेशन नहीं करवा रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, अब इसमें रखना कैसे है, देखो इसको हम थोड़ा टिल्ट करके रखते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में सीधी खड़ी नहीं हो सकती, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टिल्टिंग कर देते हैं, इसका कोई मसला नहीं आता टिल्टिंग में। आप इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टिल्टिंग नहीं, हल्की सी टेक लगा दोगे क्रोमेटोग्राफिक टैंक पे, इतनी कि ये जो मेरा डॉट होता है ये ऊपर ही रहे, और यहाँ से जो नीचे है ना ये मोबाइल फेस में डीप हो जाए। इसमें हमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है मोबाइल फेस, ये देखो थैले पे लगा हुआ होगा ना, इतना सा काफी हो जाएगा, बल्कि अभी भी थोड़ी सी टच करिए, बेसिकली बेस लाइन थोड़ी और ऊपर लगा सकते हो यहाँ पे। ये नीचे वाली चीज डिप हो रही होगी आपकी, तो क्या होगा, मोबाइल फेस ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा, जब यहाँ तक पहुंचेगा इसको लेके स्टार्ट हो जाएगा। जब ये 90% मूव हो जाए आपने इसको हटा लेना है और अपनी चीजों को सुखा देना है, बाकी वही काम करना है, आरएफ फैक्टर का कर लेना है। टीएलसी का फायदा बेटा जी ये होता है कि ये ग्लास की बनी है, इसके बाद आप ना इसकी जो ड्राइंग है वो कर सकते हो ओवन में, पेपर को नहीं कर सकते, पेपर के फाइबर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आप टीएलसी को इजीली ओवन में ड्राई कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर कोई आपके मोबाइल फेस ऐसे हैं, बास को हमें ना मोस्टली, बल्कि हम एक ड्रॉप HCl का डाल रहे होते हैं, ताकि ना हमारी एक 1 ड्रॉप H+ या H2SO4 कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का हम एक ड्रॉप डाल देते हैं, तो हमारी सेपरेशन बड़ी अच्छी हो रही होती है। वो ना क्या करता है, वो ना 1 ड्रॉप जो एसिड का है वो जो ड्रॉप्स हैं उनको बड़ा नहीं होने देता, वो अपनी अपनी स्पेस पे रखते हैं। हमारे पास जरा प्यारे ड्रॉप्स लगते हैं, अगर हम 1 ड्रॉप ना यूज करें तो ये ड्रॉप्स इस टाइप के आ रहे होते हैं, वो बेसिकली इनकी सिक्विजेशन कर देता है, इनको सप्रेस कर देता है इनकी इसको, तो इसलिए हम 1 ड्रॉप H+ का डाल देते हैं। अब टीएलसी हो तो हम डाल सकते हैं 1 ड्रॉप HCl का, वो क्या करता है, टीएलसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शीशे की बनी इफेक्ट नहीं करता। अगर पेपर में डाल देते हो ना आप 1 ड्रॉप H+ का, तो क्या करता है, पेपर के फाइबर्स को फाड़ देता है, कभी कभी सुराख कर देता है, वरना फाइबर्स डैमेज लास्ट में हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है पेपर यूज करने का वो ये कि आप कोई एसिडिक कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, किसी भी सॉल्वेंट में 1 ड्रॉप एसिड का नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप इजीली डाल के अपनी बहुत ज्यादा अच्छी सेपरेशन करवा सकते हो। तो टीएलसी इज द बेस्ट मेथड, बहुत ज्यादा अच्छी सेचुरे आपकी सेपरेशन हो रही है टीएलसी में, इसका ये फायदा हो जाता है। उसके बाद जो आज का लास्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है बेटा जी, वो है विजुअलाइजिंग एजेंट। अभी जो हम लीव्स की करवा रही थी ना मैं आपको, लीव्स के तो बड़े प्यारे कलर बन रहे होते हैं स्टार्टिंग में ही, आप सेपरेशन करवाओगे बहुत सारे, एंड स्पेशली के टाइम्स की क्या होता है वो विजिबल नहीं होते उनके स्पॉट्स। जब सूख जाती है ना चीज, तो उसके बाद आप देखोगे जैसे आम पेपर या आम टीएलसी पड़ी है आपके पास, तो ऐसे उनके लिए क्या करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले वो मूव कर रहा है मोबाइल फेस, ये मेरा पेपर है, मोबाइल फेस मूव करता करता 90% चला गया है, मैंने इसको सेपरेट करवा लिया, और उसके बाद जब सेपरेट करवा लिया तो सूख गया, तो यहाँ पे बेस लाइन की लाइन दिख रही है रेड पेंसिल से और सॉल्वेंट फ्रंट की, उसके बाद पेपर पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइजिंग एजेंट, चीज सेपरेट हो गई होती है,
आंखों से दिख नहीं रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। विजुअलाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो उनको विजिबल करवा देते हैं। तो सबसे पहले जो हम विजुअलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो आयोडाइन का यूज करते हैं, तकरीबन सबके लिए काम कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, टीएलसी प्लेट को आयोडाइन चेंबर में लेते हैं। आयोडाइन के ना वेपर्स बड़े निकल रहे होते हैं फ्यूम्स की फॉर्म में। जब हम आयोडाइन का ढक्कन खोलते हैं ना बॉटल का, तो उसके वेपर्स निकलते हैं ब्राउन से कलर के। हम टीएलसी प्लेट को उसके सामने ले जाते हैं, वेपर्स के सामने, तो एकदम ब्राउन कलर के स्पॉट निकल जाते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है वो आयोडाइड के कोई भी केटाइन होता है ना, वो फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर आयोडाइन के साथ मिलकर कॉपर आयोडाइड बना देते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि कॉपर इस जगह पे प्रेजेंट है। तो हमें विजिबल हो जाते हैं, कोई ना कोई रिएक्शन करवा देते हैं हम उनका। आयोडाइन के साथ स्पॉट नहीं आया तो हम 10% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं एथेनॉल में। तब हम इसके साथ रिएक्शन, इनके भी वेपर्स बन रहे होते हैं, फ्यूम्स बन रहे होते हैं बीकर के ऊपर, जैसे उसके करीब लेके जाओगे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं फौरन से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयोडाइन चैम्बर है, दूसरा भी नीन हाइड्रोजन आएगा, और ये FeCl3, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यूज करवाए हैं। बाकी ये करवाते सारे हैं जिसके मुताबिक भी। उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड हम यूनिवर्सल स्टेन है। कोबाल्ट क्लोराइड मतलब आप तकरीबन सब स्पॉट्स के लिए आप कोबाल्ट क्लोराइड का करीब लेके जाओगे, उसको रिएक्शन करवाओगे, स्पॉट्स आ जाएंगे। फेरिक्लोराइड फॉर फिनोल, अब ये स्पेसिफिक है, देखो अगर कोई आपका ऐसा डेरिवेटिव है फॉर एग्जांपल फिनोल या फिनोल के डेरिवेटिव्स के लिए आप स्पेसिफिकली यूज करते हैं फेरिक्लोराइड को। जैसे ही उसके साथ आप करीब लेके जाओगे उसके वेपर्स के करीब, तो क्या होगा, इंस्टेंट रेड कलर के स्पॉट आपके विजिबल हो जाएंगे उस पे। उसके बाद सबसे 90% जो आपसे पास्ट पेपर में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, आयोडाइन और नीन हाइड्रेट। सबसे पहले आयोडाइन भी इंपॉर्टेंट है, फिर नीन हाइड्रेट। नीन हाइड्रेट हम यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए, और ये बड़े पर्पल कलर का खूबसूरत सा स्पॉट्स बना रहे होते हैं। आप देखोगे अमाइनो एसिड्स को ना, बिल्कुल भी जैसे कलरलेस पेपर है, जैसे ही नीन हाइड्रेट के वेपर से करीब लेके जाओगे इतने प्यारे प्यारे मोटे से पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो सिर्फ यही नहीं, हमारे पास विजुअलाइजिंग एजेंट्स बचा कोई 100+ हैं। तो आप जब कॉपी देखते हो ना, तो अब तो एक्सपेरिमेंट्स इतने हो गए हैं, तो तकरीबन ये जो है ये यूनिवर्सल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडाइन हो गया, ये मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। और बाकी कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली विजुअलाइजिंग एजेंट्स है, लाइक फिनॉल का याद कर लो, अमाइनो एसिड का, ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप और भी याद कर सकते हो। ताहिरा का है मैम, स्पॉट्स विजिबल होते हैं या उनकी नेचर भी? देखो स्पॉट्स विजिबल होंगे ताहिरा, कि फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल खाली पड़ा था, मुझे पता चल गया अमाइनो एसिड का स्पॉट यहाँ पे आया है, दो अमाइनो एसिड थे या तीन, तो जितने वो होंगे उतने स्पॉट्स आ जाएंगे। उसके बाद जब स्पॉट्स आ जाएंगे फिर आप RF फैक्टर निकालोगे इनका, RF फैक्टर से फिर आप उनकी नेचर के बारे में पता करोगे। स्पॉट्स तो मैं नहीं बता रही ना क्या है, स्पॉट्स से बस पता चल गया कि यहाँ यहाँ चीजें प्रेजेंट है, फिर उनका RF फैक्टर निकालोगे, RF फैक्टर बताएंगी वो पोलर है, नॉन पोलर है, उनकी स्टेशनरी फेज के साथ आया और ज्यादा बॉन्डिंग या सोलिबिलिटी है, या मोबाइल फेज के साथ है। तो वहां से आपको पता चलेगा। जो विजुअलाइजिंग एजेंट है जस्ट ये स्पॉट्स को विजिबल करवा देंगे। उसके बाद RF फैक्टर वाला काम, जब स्पॉट्स विजिबल होंगे तो हम तभी कर सकेंगे ना। तो RF फैक्टर निकालने के लिए बेसिकली हम यूज कर रहे हैं विजुअलाइजिंग एजेंट्स। तो आपने ये काम ये करना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वैसे तो मेरे ख्याल से काफी है आपको, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने ये करना है, मोस्ट कॉमनली विजुअलाइजिंग एजेंट्स यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। ये लिखना है गूगल पे, पहले एक या दो जो भी लिंक्स आते हैं आप देखो इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ही दे रहा होता है ना। ये लिख दो इंपॉर्टेंट विजुअलाइजिंग एजेंट्स यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी फॉर डिटेक्शन, तो वो आपको दे देगा। तो मुझे ये मिले थे, मैंने 3-4 जगह पढ़े थे, मुझे यही बार बार रिपीट होते दिख रहे थे। फिर भी आप लोग एक दो बार पढ़ लो ताकि आपको मजीद दिख जाए। ठीक हो गया जी। बाकी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कल स्टार्ट करेंगे, आज पेपर और उसको कर लेते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने तैयार करना है एसिड और बेस के टेस्ट को भी। एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं, उसको एक बार गुजार के आना है, उसमें से 20 का MCQ मैं दे दूंगी आपको, ताकि एक बार वो गुजर जाए। उसके बाद टाइम बचा तो हम पढ़ेंगे, वरना फिर हम परसों पढ़ लेंगे। तो कल आपने एसिड बेस तैयार करके आना है फॉर टेस्ट।